साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर रेड्स पड़ रही हैं। जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इतना बड़ा जो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, इसके बाद पूरे देश में हमारी इंटेलिजेंस, हमारी अलग अलग एजेंसीज तेज़ी से हर जगह हर तरह की तहकीकात कर रही हैं, जिसमें हर बार ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो हमारे देश को किस तरह से दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जी हाँ, इसी क्रम में आज खबर आई है, 2-3 जगह से, उत्तराखंड से आई है, पंजाब के बॉर्डर से आई है, दिल्ली से आई है कि किस तरह से पाकिस्तान के रास्ते हमारे देश में अलग अलग तरह के हथियारों को लाया जाता था, किस तरह से ड्रोन की मदद से भारत में पहुंचाया जाता था और फिर भारत में इन हथियारों को, ये जो साजिश करता है, इन पर पहुंचाया जाता था। अलग अलग गैंग्स हैं, उनको पहुंचाया जाता था, खालिस्तानियों को पहुंचाया जाता था और जितने भी तरह के ऐसा कोई भी काम जिसमें हथियारों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर स्मगल किया जाता था। ये भी देखा गया कि एक अच्छी खासी मात्रा में विस्फोटक उत्तराखंड में अल्मोड़ा में पाया गया है। जाहिर सी बात है, इसको नेपाल के रास्ते लाया गया होगा। और ये भी देखा गया है कि यूपी में कई जगहों पर योगी ने ताबड़तोड़ छापेमारी, रेड्स और अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें यूपी के कोने कोने में ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह की किसी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग ना चल रही हो। पूरा मामला क्या है, चल क्या रहा है, इस देश में किस तरह से ऑपरेशन 2.0 स्टार्ट हो चुका है, वो चल रहा है, उतनी तेज़ी से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन विद द टाइम आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ऑपरेशन 2.0 चलाया कैसे गया है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप एक बात बताइए, भारत को अगर परेशान करना हो इस तरह से, तो पूरे भारत को या तो ये है कि आप कहीं भी ब्लास्ट कर दो। अब एक आध ब्लास्ट कर दोगे, फिर भारत पाकिस्तान को जवाब दे देगा। ये ब्लास्ट कई दिनों से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कभी कश्मीर में करते हैं, कभी कहीं करते हैं, अभी दिल्ली में किया। तो इन्होंने एक तो साजिश बनाई कि पूरे भारत में एक साथ किया जाए। चलिए ठीक है, क्यों किया जाए? क्योंकि मोदी सरकार को हटाना है या मोदी सरकार से दुश्मनी निकालनी है। इसके अलावा जो व्यक्ति इनकी नज़रों में खटकता है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्योंकि एक नैरेटिव चलाया गया है कि साहब यूपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, या नैरेटिव बनता है, जबकि हम आपको कई बार फैक्ट्स पे बात कर चुके हैं कि जितने एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं उससे कम ही मुसलमानों के हुए, लेकिन एक नैरेटिव बना दिया गया है। किसी भी स्कीम का लाभ देखोगे तो हिंदू को भी जितना मिल रहा है उतनी मुसलमान को मिल रहा है, उतनी क्रिश्चियन को मिल रहा है। किसी भी स्कीम को उठा के देख लो, कहीं भी जाके सर्वे कर लो, मुसलमान खुद कहते हैं कि हाँ भाई, जो लाभ हमें पहले नहीं मिलता था वो मिल रहा है। ओवैसी खुद कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ एक दरी बिछाने के लिए रखा गया है, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इनका उपयोग करती हैं और उसके बाद सिर्फ इनका वोट लेकर के अपना काम चला लेती हैं। लेकिन नैरेटिव तो नैरेटिव है। दुनिया के बड़े बड़े जितने आका लोग बैठे हुए हैं जो दुनिया को चलाते हैं, वो एक ऐसा ग्रुप पकड़ते हैं जो इस तरह के नैरेटिव को आगे बढ़ा सके। फिर नैरेटिव करता 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 देशों में पहुंचता है, देशों में फिर ऐसी ऐसी जगहों से उसको सर्कुलेट किया जाता है जो की सेंटर होती हैं इसकी, और उसके बाद फिर ऐसी साजिशें रची जाती हैं जो हम देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो हुआ, हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से उसे मान्यता नहीं भी मिली थी, फिर भी वो धीरे धीरे इन कामों में आगे बढ़ती चली गई। यूनिवर्सिटी के नाम पर अंदर एक मदरसा टाइप का ही चल रहा था और किस तरह से वहाँ लोग एसोसिएट थे, हम सब जानते हैं। तो अल फलाह जैसी और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स और मदरसा ऐसे काम न कर रहे हों, इन सब पर छापेमारी चल रही है एक के बाद एक। साथ ही हर तरह के लिंक निकाले जा रहे हैं। पुलिस कभी भी लिंक निकालती है तो कैसे निकालती है? पुलिस बदमाशों से पूछती है कि अच्छा ये बताओ भाई, तुम उसके साथ थे, उस वाली गैंग में थे, तब तुम लोग हथियार कहाँ से लाते थे? फिर अंदर 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 से ऐसे इंटेलिजेंस मिलता है। इसी क्रम में भारत में अगर आपको किसी तरह से कोई माल पहुंचाना है तो एक रास्ता है पाकिस्तान का, जो सब जानते हैं। दूसरा बड़ा कॉमन सा रास्ता है नेपाल का, एक रास्ता है बांग्लादेश का, और हम ये भी जान रहे हैं कि भाई म्यांमार के रास्ते जो माल आता है उसका इस्तेमाल इस तरफ इंसर्जेंसी करने में किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। चलो, मैं भी इस मेन इसकी बात कर रहा हूँ, मेन लैंड की, जहाँ पर अभी तक हमारा ध्यान गया नहीं था। यहाँ की तो सबको पता है कि म्यांमार के रास्ते आता है। हम सब जानते थे कि नेपाल के रास्ते आता है, ठीक है। नेपाल के रास्ते आता है तो फिर जाता कहाँ है? जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पे छुपाया जाता है जहाँ किसी का शक ना हो, ठीक है। नेपाल के रास्ते और कहाँ आ सकता है? उत्तराखंड आ सकता है, ठीक है जी। तो उत्तराखंड में भी आज मिला है। पाकिस्तान के रास्ते कैसे आ सकता है? पाकिस्तान की बॉर्डर तो बड़ी एकदम चौकन्ने हम लोग वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते दो तरह की चीज़ें देखी गई हैं। आज के 6 साल पहले, करीब 2019 की बात है, तब मैं एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें पंजाब के शायद पूर्व डीजीपी थे या शायद बीएसएफ के थे, इन दोनों में से किसी एक के थे, मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी थे जो ग्राउंड पर काम कर चुके हैं। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से ड्रग्स पंजाब में पहुंचाता है। आखिर पंजाब इतना बड़ा ड्रग्स का
और हथियारों का इतना बड़ा केंद्र क्यों बन गया? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ के खेतों में से एक सुरंग बनाता है अंदर, और वो सुरंग अंदर ही अंदर होती हुई पंजाब के किसी खेत में खुल जाती है, जहां से माल सप्लाई किया जाता है। जाहिर सी बात है, पंजाब में भी कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व जिन्हें इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इसमें कॉपरेट करते हैं। अब जब से ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, तब से देखा गया है कि ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर उतनी ज़्यादा निगरानी नहीं है या उतनी ज़्यादा फेंसिंग नहीं है, वहां पर ड्रोन को थोड़ा सा उड़ाना है, बस आपको फेंसिंग पार करानी है। इतना कर देने भर से हथियार पहुंचाए गए हैं। आज जो रैकेट पकड़ा गया है दिल्ली में, उसमें इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से भारत में हथियार पहुंचाए गए हैं। कई पिस्टल बरामद हुई हैं, कई बुलेट्स बरामद हुई हैं, और बड़ी मात्रा में इनको भारत में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते इस तरह से चीजें आती थी। ये जो हथियार पकड़े गए हैं, ये हथियार भी पाकिस्तान में बने हुए, ऐसा नहीं वो क्या ही बनाएगा, ये हथियार भी चाइना मेड है, टर्की मेड है, और आईएसआई की मदद से भारत में पहुंचाए जाते थे। आप बात समझ रहे हैं? इस तरह से चीजें होती हैं। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, तो पाकिस्तान को सबक सिखा दो। इस बार सरकार की जो मंशा है वो अलग लग रही है। आप पाकिस्तान को चलो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चला दो, पाकिस्तान को रेल दो, क्या करोगे आप? उनकी एयरबेस उड़ा दोगे, सब उड़ा दिया आपने। आप उनके किसी और ठिकाने, मिलिट्री ठिकाने को उड़ा दिया। नेवी ध्वस्त कर दोगे, कर दिया आपने। चलो आप कहोगे पाकिस्तान के टुकड़े करा दो, करा दिया। फिर भी लास्ट में कुछ तो पाकिस्तान बचेगा। क्या इससे आप इंश्योर, मतलब श्योरिटी है कि कभी टेररिस्ट नहीं आएंगे या ऐसी कोई घटना नहीं होगी? वो फिर भी करेगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। यहां कोई है जो उसको सपोर्ट करता है, यहां पूरा एक नेक्सस है जो इस चीज को बड़ी आसानी से सपोर्ट कर देता है। अगर आप इस नेक्सस को काट देते हो, इस पर नजर रख लेते हो, तो उसका ऑपरेट करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो पहले अंदर की सफाई करो, बाहर की बाद में करेंगे। ये राइट अप्रोच होती है। समझ रहे बात को? तो अभी जो खेल चल रहा है वो अंदर की सफाई चल रही है। अंदर की सफाई के सारे एविडेंसेस मैं आपको दिखाऊंगा। पहले खबर पे बात करते हैं। देखिए, 10 हाई एंड फॉरेन पिस्टल पकड़ी गई हैं। टर्की मेड PX 5.7 पिस्टल, 92 लाइव कार्ट्रेजेस मिली हैं, जिनको पाकिस्तान से स्मगल किया गया है। ड्रोन के माध्यम से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साहब, इसमें कई ऐसे लोग जो गैंग से जुड़े हुए हैं पकड़े गए हैं। मैं नाम बताता हूं आपको। देखिए, अभी 4 मेंबर को पकड़ा गया है, जिसमें मनदीप शामिल है, पंजाब का बड़ा नामी है। 2 इसके क्लोज एड्स हैं, रोहन और मोनू, ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस ने इनसे 10 एक्सपेंसिव फॉरेन पिस्टल पकड़ी हैं और 92 लाइव कार्ट्रिजेस पकड़ी हैं। मनदीप सोनू खत्री गैंग का था और इसके कई सारे केसेस अभी चल रहे हैं इस पर, ठीक है, जिसमें से मर्डर केस भी शामिल है। पाया यह गया है कि ड्रोन के माध्यम से सामान यहां पर गिराया गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इसमें जो पूरे रैकेट को चलाते थे, हथियार वाले को हथियार की सप्लाई करने को, इसमें जसप्रीत है, आलियास जस्सा है, जो कि यूएस में बैठे हुए हैं। ये इंडिया में बताते हैं, पाकिस्तान में बताते हैं किससे खरीदना है, कहां खरीदना है, कैसे चलाना है, मतलब यहां बैठ करके ये पूरा रैकेट चलवाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज अभी भी देख रही है कैसे क्या करना है और कहां का और रेड मारनी है। रेड तो चल ही रही है। आप एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, अभी दिल्ली में जो ये मामला पकड़ा गया या जो कुछ भी हुआ, इसके बाद रेड और तेजी से हो रही है और चीजें पकड़ी जा रही हैं। मान लो ये ना होता या फरीदाबाद वाली वो जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, ना पकड़ा जाता, तो ये सब चीजें तो आ चुकी थी। अच्छा, क्या इससे पहले ये नहीं थी? लंबे समय से ये सब चल रहा है। लंबे समय से अंदर ही अंदर ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है देश में, अंदर ही अंदर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर एक्सप्लोसिव पहुंचाया जा रहा है, और सब चीजें हो रही हैं। इस ऑपरेशन को हो सकता है सरकार बहुत पहले से कर रही हो सकता है इससे पहले की सरकार कर रही हो, नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर अब इस ऑपरेशन को चलाने की जरूरत है। तभी आप पकड़ पाएंगे कि इस चीज को कहां तक लेके जाना है, कौन वो हैं जो इस चीज को आगे बढ़वा रहे हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक स्कूल के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलते खेलते देखते हैं कि वहां पर कुछ भंडार लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार का। इस भंडार के बारे में बच्चों ने प्रिंसिपल को बताई और प्रिंसिपल ने फिर शायद पुलिस को बताई। बाद में पता चला कि ये टोटल 161 गेलाटिन स्टिक्स हैं। बड़ा खतरनाक एक्सप्लोजिव है ये, जो लगभग टोटल इनका वजन 20 किलो है, और एक जगह पर रखा हुआ था और बाकी जगह पर भी सर्च चल रही है। माना यह जा रहा है कि इसका उद्देश्य भी किसी विस्फोट को करने में था। सोचिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक में पाया जा रहा है। अब वहाँ पहाड़ों में आप कहाँ कहाँ किस किस को कैसे कैसे ढूंढोगे? कहीं स्कूल के पास है, कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। क्या क्या पकड़ेंगे आप, कहाँ कहाँ पकड़ेंगे?
इसलिए यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एक काम किया था आज के करीब 5-6 महीने पहले। काम बहुत लंबे समय से चल रहा था, खबर 5-6 महीने पहले आई थी, मई में आई थी। अब जाने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आप देख लीजिएगा। मई की खबर है, 12 मई की, और मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, हमारा यूट्यूब चैनल है। आप जान के हैरान होंगे, योगी ने नेपाल बॉर्डर पर स्थित जितने भी रिलीजियस ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इलीगल हैं या किसी नोटोरियस एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, कोई शरारती तत्व में एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, उन सब को हटा दिया गया है, सीज कर दिया गया है या तोड़ दिया गया है। और इसमें टोटल हैं 350 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर। इसमें 104 मदरसा थे, 1 मस्जिद थी, 5 मज़ार थी और 2 ईदगाह थी, जिनको इलीगली पब्लिक और प्राइवेट लैंड पर बनवाया गया था श्रावस्ती में। ठीक है, इनको पहले नोटिस दिया गया, फिर सील कर दिया गया। श्रावस्ती की बात है, ये नेपाल बॉर्डर पर यूपी ने बहुत लंबे समय से निगरानी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यूपी में अगर जिस दिन भी 4 बम फट गए ना कहीं पर, तो इनको पता है कि सीधी गाज गिरेगी योगी पर, और यही वो चाहते हैं। जो ज़्यादा व्यक्ति ने ऐसा दिखाई देगा जो पुलिस के मामले में, प्रशासन के मामले में ज़्यादा दुरुस्त है, ये उसी को टारगेट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। समझिए आप बात को। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि योगी ने जो काम बहुत पहले कर दिया था, अब बाकी स्टेट्स भी करने लगे हैं। बिहार में आप गौर करिएगा, बिहार में गृह मंत्री बनाया गया है, होम मिनिस्टर बनाया गया है सम्राट चौधरी को, जो कि बीजेपी के टीम से हैं और वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, अब एकदम से सम्राट चौधरी को दिया गया है। और जैसे ही उनको मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ बुलडोजर चलवाओ, वहाँ बुलडोजर चलवाओ, एनकाउंटर करवाओ, स्टार्ट हो गया उनका मामला। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटली पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर। क्यों बनाया सम्राट चौधरी को? क्योंकि बिहार में जो गुंडागिर्दी अब रही सही जो कुछ भी है, उसको समाप्त करना है, यूपी जैसा वहाँ पर स्टेटस हासिल करवाना है प्रशासन के मामले में। साथ ही बिहार का जो बॉर्डर नेपाल से सटता है, वहाँ पर तहकीकात, सर्च वर्च बड़ी तेज़ी से करानी है। नीतीश कुमार इस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ वोट बैंक का प्रॉब्लम आता है, बीजेपी के साथ वो नहीं आता है। इसलिए उन्होंने शायद इस शर्त पर नीतीश कुमार से कहा होगा कि भाई इनको बन जाने दो, देश की सुरक्षा का सवाल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं हमारे देश में जहाँ जहाँ बॉर्डर स्टेट्स हैं, चेक करिए, देखिए उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी लगातार ऑपरेशंस चला रहे हैं और कई ऐसे इलीगल मजार्स को हटा दिया गया है जहाँ पर सिर्फ जमीन घेरने के लिए कपड़ा डाल के ढक दिया गया था। बाद में जब पता किया गया, खोदा गया, तो उसमें कुछ नहीं निकला। जी हाँ, वहाँ भी ये सब चल रहा है। तो क्यों चल रहा है उत्तराखंड में? ताकि वहाँ पर कहीं किस इस तरह की कोई शरारत ना हो रही हो। दूसरा, आप देखिए यूपी में किस तरह से योगी ने किया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से। अब बॉर्डर स्टेट्स में आप असम को भी देख सकते हैं, वहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा एक्टिव है, हम सब जानते हैं। कहाँ कमी छूट रही है अभी? एक आपके वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ भी चल रहा होगा। वहाँ पर इतनी खबर आती नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि वहाँ से कोई इलीगल चीज़ अंदर जा रही हो। लेकिन हाँ, जो भी संकट की जो बात अभी तक है, वो एक है बंगाल का क्षेत्र, और दूसरा संकट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वल्नरेबल है, वो है बिहार वाला। ठीक है जी। अब बंगाल का एक ऐसा मामला है जहां से हम जान रहे हैं कि किस तरह से आसानी से चीज़ें आर पार करवाई जा सकती हैं, हम समय समय पर चर्चा करते आए हैं। इसलिए जैसे ही अभी बिहार में एसआईआर हुई थी, एसआईआर इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी स्टार्ट हुई, बंगाल तक भी पहुंची। जैसे ही बंगाल में एसआईआर स्टार्ट हुई, तो ममता बनर्जी ने क्या किया, लोगों को डराने के लिए कि देखो तुम्हारी ये एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो रही है, तुमको निकाल देंगे इस देश से, तुमको जेलों में डाल देंगे। ममता बनर्जी ने इस तरह की हवा बना दी। अब ये पड़ गई उनको उल्टी, लोगों को लगने लग गया डर, जो इलीगली भारत में आए थे। अब वो खुद ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा अगर ये एसआईआर हो गया तो हमको पकड़ के कहीं पुलिस जेल में ना डाल दे, तो इससे अच्छा कम से कम अपने देश ही भाग जाओ। ऐसे कई इंटरव्यूज, ऐसे कई क्लिप्स पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर, जहां आप देख सकते हो कि लोग कैसे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, कहीं किसी बस स्टैंड पर बैठे हैं, और लगातार बोल रहे हैं कि भैया हमें जेल नहीं जाना, हम अपने मुल्क चले जाएंगे, हम तो यहाँ इलाज कराने आए थे, फिर हम सोचे यहीं रहने की व्यवस्था हो गई है तो यहीं रह रहे हैं। इनके पास आपको आधार कार्ड मिल जाएंगे, वोटर ID कार्ड मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। लेकिन जब इनका
निकाल के देखोगे 20 साल पुराना इतिहास, तो इनका कोई लिंकेज इंडिया से नहीं है। तो जाहिर सी बात है इलीगल है, खुद ही निकल के भाग रहे हैं। अभी तक खबर आई है सरकारी ऑफिस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें तो कई जगहों पर ये देखने को मिला है, जैसे AIR है उसका, ऑल इंडिया रेडियो का, उस पर लिखा था कि करीब करीब थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी इस तरह से भाग रहे हैं। और अनऑफिशियल अगर आंकड़े देखे जाएं अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा, तो उसमें पता चल रहा है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो भागने के लिए तैयार बैठे हैं। कई हजार जा चुके हैं। टोटल जो जाएंगे अभी बॉर्डर पर, टोटल जो जाएंगे अनुमानित बताया जा रहा है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड इन सब पे जो बैठे हुए हैं, अनुमान है कि करीब करीब 40 लाख लोग आप मान लीजिए जो यहाँ से निकलेंगे, जिनके नाम वोटर ID कार्ड में थे, फर्जी वाले में। तो इसके बाद अभी तो ये शुरुआत है जो खुद निकल के जा रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। खैर देखो, मैंने बताया था AIR वाला, थाउजेंड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। देखिए जो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको सरकार से संबंधित किसी वेबसाइट से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। AIR थोड़ा सा ज़्यादा सही है इस मामले में, तो मैंने आपको बता दिया। आप आगे एक चीज़ और देखिएगा, मैंने चर्चा पहले भी की है कि भारत में जो ये अभी सफाई अभियान चल रहा है अंदर ही अंदर, इस सफाई अभियान में सभी बॉर्डर पर काम हो रहा है, सब जगह छापे पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये चलेगा अभी 4-6 महीने और। अगले मार्च अप्रैल तक ऐसी स्थिति आने वाली है जब मार्च अप्रैल में बंगाल में चुनाव होने हैं। इसी वक्त बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में भी चुनाव कराने की संभावना है। बोल तो चुका है कराएंगे, अब कराएगा नहीं कराएगा क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन संभावना है। यही जो 5-6 महीने बचे हुए हैं, यही 5-6 महीने भारत को अनुमति मिली हुई है कि अपने चाबार पोर्ट पर काम करते रहो, जो ईरान में आप कर रहे हो। अब देखिएगा पूरी चीज को, और इसी में आप देख रहे हो कि भारत सरकार जो भी अंदर कदम उठा रही है, ये रेड्स वेड जो कुछ पड़ रही है, या दिल्ली ब्लास्ट भी जो हुआ था, अभी तक सरकार ने खुल करके किसी भी देश पर इसका दोष नहीं मढ़ा है। वो तो मानना ऐसा है मेरा कि शायद सरकार इसे टेररिस्ट का एक्ट नहीं भी मानती, क्योंकि इस वक्त चुपचाप काम करना है। आप ज़्यादा हल्ला कर दोगे, टेररिस्ट अटैक होगा, ये हो गया वो हो गया, तो जनता मांग करेगी कि ऑपरेशन चलाओ। और इस समय ठंडा करके खाना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। आप देख रहे हो, तो ये जो अगले 5-6 महीने का टाइम है, इसी 5-6 महीने में भारत बाहर से और हथियार भी मंगा रहा है। भारत टाइम दे रहा है, वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं होने दो। भारत को पता है बांग्लादेश में भी कुछ ना कुछ अभी होना है 4-5 महीने में। एक चीज़ और बता दूं, 5-6 महीने बाद ही वो स्थिति आ जाएगी जब भारत से जाने वाली गंगा की जो एक ब्रांच बांग्लादेश में जाती है, इसके तहत भारत को कुछ पानी बांग्लादेश को पहुंचाना होता है। ये एक ट्रीटी करी थी हमने 1996 में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। हमारे देवे गौड़ा साहब थे और उनकी शेख हसीना थी, इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी। इसे गंगा वाटर ट्रीटी बोलते हैं। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के संधि हुई थी। ये ट्रीटी केवल 30 साल के लिए हुई थी, और ये 30 साल अगले 5-6 महीने में ख़त्म हो रहा है, यानी कि 2026 के वही मिड तक, मार्च अप्रैल मई के आसपास तक। और आप देखना, भारत अब इसे इस तरह से रिन्यू नहीं करेगा कि बांग्लादेश को फ़ायदा हो सकता है हम इसे रोक दें। हम इसे रोकना चाह रहे हैं, हमें माहौल गरमाने दो, बांग्लादेश की तरफ का माहौल गरमाने दो। जब पानी रुकेगा तो वहाँ हाहाकार मचेगा। फिर बांग्लादेश में ये होगा कि कैसे भी नेशनल मुद्दा उठाया जाए। नेशनल मुद्दा उठेगा, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमें भी चाहिए कि हम अपना क्षेत्रफल यहाँ से बढ़ाएं। क्योंकि बार बार ये बोला जाता है कि भारत को चिकन नेक से काट देंगे, तो हम गर्म कुछ और कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि कई सारे इलीगल रहने वाले लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार में रह रहे हैं, वो नेपाल की तरफ भी भाग रहे हैं। उनको हिदायत दी जा रही है कि नेपाल भागो, अभी अंडरग्राउंड हो जाओ। इसलिए यूपी में भी योगी ने बोला है डिटेंशन सेंटर बनाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेंशन सेंटर, कोशिश करो हर शहर में डिटेंशन सेंटर हो, यानी जो भी इलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं या यूपी में रह रहे हैं उनको वहाँ रखा जा सके, और फिर बाद में कागज़ पत्र देख करके बाद में बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाए, या जहाँ से भी आए हों। तो ये जो मामला गर्म हो रहा है ना, ले देखिए गाज गिरेगी बांग्लादेश में। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तो गिरी जाएगी, उसकी तो टेंशन नहीं है। पाकिस्तान को ख़त्म करना है तो आप पहले अंदर की सफाई कर लो, आधा पाकिस्तान वैसे ही ख़त्म से मेरा मतलब है उसकी जो मंशा है। तो आप याद करिए, मैं जब दिल्ली में ये हुआ था ब्लास्ट, उस वक्त से बता रहा हूँ कि आपको लगातार मिलेगा ये नाम कि टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अजरबैजान का नाम इसलिए नहीं आता, दूर पड़ जाता है, और करेगा तो करेगा ही क्या। लेकिन हाँ, इतने तो आपको देश दिख ही रहे हो, चाइना का इंटेलिजेंस और हथियार।
बार बार ही घूम फिर के 3-4 देश ही आपको सुनाई देंगे। और बांग्लादेश में किस तरह से मीटिंग हुई थी ये भी मैं आपको बता चुका हूं ब्लास्ट से पहले। तो बांग्लादेश को उन्होंने एक छोटा ऑफिस बना लिया है जो खुद बर्बाद बैठा हुआ है और वहां से भी ये सारी चीजें कर रहा है। इस तरह से पूरी एक कहानी है जो आप, अच्छा इसमें एक नाम जो ये आज पकड़े गए हैं, इसमें एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का भी आ रहा है कि ये जो हथियार वगैरह थे, ये पिस्टल वगैरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ही पहुंचती थी। हो सकता है पहुंचती हो, बड़े दिनों बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, अब उन तक भी पहुंच रही है तो पहुंचती हो। उन तक नहीं, मतलब उस तक, आप लोग कहेंगे उसको इज्जत क्यों दे रहे हो। तो बट ये है कि देखना है क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो पूरा हथियारों का माल है जो सप्लाई हो रहा है। गैंगस्टर अपने तरीके से करते हैं और आतंकवादी अपने तरीके से करते हैं, गलत दोनों ही हैं। देखते हैं आगे और कौन कौन सी खबरें आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।